बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज टॉपिक इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, इसके इस टाइप को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्रेडिट रिस्क ऑल्सो रेफर टू एज डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप लोन देंगे, बैंक लोन देगा, तो उसके अंदर डेफिनेटली चाहे 1% हो या 0.1% हो, ये फैक्टर जरूर होगा कि हो सकता है कि किसी न किसी वजह से ये लोन हमारे पास वापस ना आए, ये अमाउंट हम रिकवर ना कर सकें। सो दिस इज द मोस्ट सीरियस रिस्क फेस्ड बाय द बैंक्स। द लाइकलीहुड दैट अ लोन और बॉन्ड इशू माइट गो इनटू डिफॉल्ट। बॉन्ड के बारे में बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आपने डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। जहां आपने स्टॉक डिस्कस किया वहीं पे आपने बॉन्ड भी डिस्कस किया होगा कि बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ लोन। कंपनी बैंक से लोन लेने की बजाय बॉन्ड इशू कर देती है और वो बॉन्ड जो भी परचेज करेगा वो एक तरह से कंपनी को लोन दे रहा है। तो इन दोनों चीजों चूंकि नेचर में सेम है, तो इन दोनों के अंदर ही डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क होता है। Credit risk also refers to the change that an insurer might default on its payment obligations when a legitimate claim is filed. ये भी हो सकता है कि आप वो बंदा पैसे वापस करने के काबिल तो हो, लेकिन आपका उस हवाले से किसी भी वजह से वो पे ना कर पा रहा हो। अगर बैंक इस तरह के ज़्यादा लोन दे कि जिनकी रिकवरी पॉसिबल ना हो सके, तो बैंक के डेफिनेटली फाइनेंशियल पोजीशन पर इस हवाले से फ़र्क आता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हम कहते हैं जो प्रॉब्लमेटिक लोन्स हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही, जिनकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ पा रही और जिनके बारे में अब हम ये ख्याल करते हैं कि शायद ये कभी भी रिकवर ना हो। सो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन द बैंक्स नेटवर्थ। डेफिनेटली ये बैंक का एसेट है। बैंक जो लोन देता है किसी को, तो ये बैंक की बैलेंस शीट में एसेट है। तो जब वो एसेट सिरे से खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी नेटवर्थ पर फर्क आएगा। नेटवर्थ इज इक्विटी वैल्यू। इक्विटी के बारे में आई होप यू पीपल ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, कि आपकी जो रेजिजुअल्स पे क्लेम है आपके ऑनर्स का, दैट्स कॉल्ड बेसिकली इक्विटी। और अगर मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक अंदाज में समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि आपके नेट एसेट्स, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है दैट इज इक्विटी। सो फाइनेंशियल इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इक्विटी के हवाले से हम डिटेल में एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा इलैबोरेट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ अ बैंक इज कैप्चर्ड primarily by how much equity it has relative to the riskiness of its assets। तो आपकी इक्विटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथन समझा जाएगा बैंक को, और जितनी कम होगी उतना ज्यादा उसको जो है वो वीक समझा जाएगा। इफ इक्विटी फॉल्स बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम, द बैंक इज इन ट्रबल एंड फेसेस इमिनेंट क्लोजर और सम टाइप ऑफ मैंडेटरी रिस्ट्रक्चरिंग। डेफिनेटली बैंक्स इन एनी कंट्री, बैंक्स आर द मोस्ट रेगुलेटेड सेक्टर, इसलिए क्योंकि ये डेली पैसे में करता है और इसी के थ्रू आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। तो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट करता है। तो उसके लिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास बास बैंक ऐसे हैं कि जिनमें आपके पास होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कम, एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम अगर आपने बैलेंस मेंटेन किया तो आपको जो है वो चार्जेस पड़ेंगे, कुछ डिडक्शन शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट में से। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक सर्टेन लिमिट जो स्टेट बैंक ने उनको दी हुई है उतनी अपनी इक्विटी मेंटेन करें। अगर उससे कम जाएगी और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कम ही रहेगी तो फिर बैंक बंद भी हो सकता है और कुछ और तरह की उस पर पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं। ये इक्विटी के हवाले से जो मैंने कहा था कि आगे हम मजीद बात करते हैं। सो नेट वर्थ इज द बैंक्स वैल्यू ऑफ इक्विटी। कंसीडर अ बैंक विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये एक प्रिसाइज सी बैलेंस शीट है बैंक की। ये कैश है एसेट साइड पर और ये लोन है, राइट।
और लायबिलिटी और इक्विटी साइड पे डिपॉजिट्स हैं और लोन है। देखिए हमारे पास कैश और लोन, ये जो एसेट है इसको इकट्ठा करके टोटल बनता है $100, राइट। और लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट्स हैं दैट $90, राइट। अब 90 और 100 का डिफरेंस इज 10, तो जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड इक्विटी, राइट। अब अगर हम ये सपोज करें कि सपोज $7 ऑफ द 80 जो लोन है ऑफ लोन्स इज अंडर परफॉर्मिंग, अनलाइकली टू बी रीपेड, ये वापस नहीं आएंगे, आपका ख्याल है। तो जब आपने ये डिटर्मिन कर लिया पर्टिकुलर जो आपके मेजर्स हैं उनके थ्रू सारी चीजें आपने कि ये चीज नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, ये वापस नहीं आएंगे, तो वंस दिस इज डिसाइडेड कि ये वापस नहीं आएंगे तो आप इसको इसमें से निकाल देंगे। तो अगर $7 एक्सक्लूड होते हैं इसका मतलब है नाउ दिस इज ओनली 73, राइट। अब अगर ये 73 है तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारे पास होगा जी ये सिचुएशन, आप इसको लोन लॉस करके निकाल देंगे इसमें से। अब ये 93 हो गया आपके पास, ये 80 से 73 हो गया, ₹7 लोन लॉस निकल गया। अब ये 93 में से जब आप 90 निकालेंगे, डिपॉजिट तो उतनी है, तो अब ये 3 आपके पास इक्विटी आ जाएगा, 93 और 90 का डिफरेंस, तो आपकी इक्विटी कम होगी, 3 हो गई। तो ये जो इक्विटी आपके पास थी पहले $10 की, इस वक्त में बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अब जब आपके पास 3 है तो इस वक्त में बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू जी।